हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नीट डेली 20 टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके, रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, अंडरगोज एक्सलेशन, ये एक्सलेशन है। और आप ये देखिए, ये एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम का फंक्शन है। ये जो है सो टाइम का फंक्शन है। वेयर ए भी नॉट एंड टाउ आर कॉन्स्टेंट्स, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द पार्टिकल? पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव जो है सो जीरो होता है, तब ये भी मैक्सिमम होता है। यही कंडीशन है भी को मैक्सिमम होने के लिए। और ये जो डेरिवेटिव है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव है, उसको एक्सलेशन कहते हैं। जब एक्सलेशन जीरो होगा तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। और ये एक्सलेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो ये एक्सलेशन जीरो कब होगा? टी इक्वल टू टाउ रखने पर ये जीरो होगा, 1 माइनस टी बाय टाउ। ये जीरो है, इसका मतलब है इस टाइम पर एक्सलेशन जो है वो जीरो है। तो इस टाइम पर एक्सलेशन जीरो है, तो इसी टाइम पर आपका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा? इस टाइम पर होगा। तो इसका वेलोसिटी जो टी इक्वल टू टाउ पर होगा वही मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो आप वेलोसिटी निकाल लीजिए। एक्सलेशन दिया हुआ है, तो एक्सलेशन दिया हुआ है, एक्सलेशन क्या होता है? एक्सलेशन होता है dv बाई dt, और उसका वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है v नॉट बाई टाउ 1 माइनस टी बाई टाउ। इससे आप जो है सो इसका ये निकाल लीजिए वेलोसिटी। तो देखिए, एक तरीका यहाँ पर ये है इस वेलोसिटी निकालने के लिए कि आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ से, dt को आप उधर ले जाइए, और उसके बाद में इंटीग्रेट कर दीजिए। टी इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी कितना है? क्वेश्चन बोला है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, सो टी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी कितना है? जीरो। और टी इक्वल टू टी पर वेलोसिटी कितना है? टी इक्वल टू टाउ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, और मुझे मैक्सिमम ही चाहिए, तो क्यों हम टाइम बर्बाद करें अपना। या एक काम करते हैं, अभी लिख लेते हैं, उसके बाद में हम करेंगे उसे। ये वेलोसिटी यहाँ पर लेफ्ट में आ गया भी, और इधर जो कांस्टेंट है वो बाहर चला आया। 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा? t, और t का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2, और ये टाउ यहाँ पर है, इसका लिमिट रखिए 0 t। तो t रखेंगे तो एग्जैक्टली सेम चीज रहेगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लिमिट रखने के बाद में t रखने पर में आपका एग्जैक्टली सेम चीज आया, और ये 0 रखने पर तो 0 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो ये आपका वेलोसिटी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ए वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ टाइम है। मैक्सिमम निकालना है तो कहां पर मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम होगा टी इक्वल टू टाउ रखना है। टी की जगह पर टाउ रखे, टी की जगह पर टाउ रखे, एक टाउ यहां से खत्म हो गया, और ये आपका आ गया भी जीरो बाई टाउ। ये हो गया टाउ बाई 2, टाउ यहां से खत्म, और भी जीरो बाई 2। ये आपका मैक्सिमम स्पीड हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया भी जीरो बाई 2, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, आप इसको और भी तरीके से बना सकते हैं। ये तो एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका जो है सो यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको, उससे भी बना सकते हैं। ये आपका एक्सलेशन है, और ये आपका टाइम है। एक्सलेशन कितना दिया हुआ है? भी जीरो बाय टाउ 1 माइनस टी बाय टाउ, ये दिया हुआ है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये दिया हुआ है। यदि आप इसको प्लॉट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, केवल टाइम का जो फंक्शन है। तो ये देखिए आपको कितना आ रहा है, टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर कितना वैल्यू है? भी नॉट बाय टाउ, राइट। ये कहीं यहाँ पर आएगा, इसका ये नहीं लिखेंगे, यही तो लिखना होगा। हाँ, ये का वैल्यू भी नॉट बाय टाउ है, यहाँ पर भी नॉट बाय टाउ है टी इक्वल टू जीरो पर, और टी इक्वल टू टाउ पर ये जीरो हो गया। और ये स्ट्रेट लाइन है, देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे करके जा रहा है ऐसे। और ये टाइम कितना है? टाउ। ठीक है, यहाँ पर एक्सलेशन इसका जो है सो जीरो है। और वेलोसिटी कितना होता है? वेलोसिटी इसका जो एरिया होता है ना,
ये ए टी ग्राफ ए को टी से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, ए को टी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मिलेगा आपको वेलोसिटी, राइट। यहाँ पर ग्राफ में जब देखते हैं तो हम इसको सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं ऐसे। यार इसको इंटीग्रेट क्यों करना है, इसका एरिया ही तो निकालना है। v इक्वल टू एरिया ऑफ ए टी प्लॉट, एक्सलेशन टाइम ग्राफ जो है उसका एरिया होता है। हमें पता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम है, जहां तक हम एरिया निकालेंगे जिस टाइम तक, उस टाइम का हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। और वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम कब है, देख लीजिए, ग्राफ से भी देख सकते हो कि इसका वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा। इसके बाद में यदि इधर ये जा रहा है तो ये वेलोसिटी जो आ रहा है यहाँ से, इसका एरिया जो है वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया आ रहा है वो यहीं तक आ रहा है। और वो एरिया कितना आ रहा है, आप एरिया यहाँ से देख के निकाल लीजिए। ये v0 बाई टाउ है, ये ट्रैंगल है, ट्रैंगल के एरिया हाफ टाइम्स ये टाउ टाइम्स ये v0 बाई टाउ, ये टाउ टाउ खत्म, v0 बाई 2, यही आपका मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकाल रहे हैं, वेलोसिटी ये हमारा एरिया है, और इससे आगे यदि हम जाएंगे तो यहाँ जो भी एरिया आया वो पॉजिटिव है ऊपर में, और इधर नेगेटिव आ जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो घटने लगेगा। तो ये जो भी एरिया है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ तक, और एरिया ही वेलोसिटी है, एरिया ही वेलोसिटी है। तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, हमें कहाँ तक इंटीग्रेट करना चाहिए, या इसका एरिया निकालना चाहिए टाउ तक, तो यहीं तक जाएंगे और v0 बाई टाउ 2 आया। ये मेथड सबसे आसान है, इसमें आपको इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ा और बहुत सिंपल जो है। सो आप एरिया से निकाल लीजिए, और मैक्सिमम एरिया जो है वही मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। इसको आप एक और तरीके से भी बना सकते हैं। वो तरीका जो है उसमें क्या करते हैं, उसमें देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है तो पहले फिर प्लॉट कर लेंगे। मान लीजिए ठीक ठाक है ये प्लॉट, एरिया है। और कैसा दिखा था प्लॉट, प्लॉट तो ऐसा ही दिख रहा है, ये है v0 बाई टाउ और ये है टाउ, t इक्वल टू टाउ, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, राइट। ये देखिए एक्सलेशन यहाँ पर जो है वो आपका कांस्टेंट नहीं है, एक्सलेशन जो है वो आपका टाइम का फंक्शन है। मान लीजिए यदि आपका एक्सलेशन कांस्टेंट होता तो आप क्या करते, कौन सा फार्मूला निकालते, v निकालने के लिए v इक्वल टू u प्लस at लिखते, ठीक है। यहाँ पर एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक्सलेशन को एवरेज एक्सलेशन ले लेंगे और उसके बाद काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनिशियली इसका स्पीड कितना है, इनिशियली t इक्वल टू 0 पे इसका स्पीड कितना है, क्वेश्चन में बोला है वो 0 से स्टार्ट किया है ना, प्लस ये एवरेज एक्सलेशन निकालना है मुझे, और टाइम कहाँ तक हमें निकालना है, किस टाइम पर, हमें पता है कि यहाँ पर जो है सो मैक्सिमम है इसका एक्सलेशन, क्योंकि ये एरिया जो है, एरिया में बोलता हूँ, एक्सलेशन जो है सो मैक्सिमम है 0 है t इक्वल टू टाउ पर, और जहाँ एक्सलेशन 0 है वहीं पर मैक्सिमम होता है, तो टाउ हो गया। अब केवल हमारे पास क्या बच गया निकालने के लिए, इसका एवरेज। और एवरेज देखिए स्ट्रेट लाइन है, ए का एवरेज ये आपको यहाँ नजर आ रहा है ग्राफ में, ये यदि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के एवरेज निकालना एकदम आसान है। इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू लीजिए, फाइनल पॉइंट पर वैल्यू लीजिए। इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू कितना है, v0 बाई टाउ, फाइनल पॉइंट पर वैल्यू लीजिए कितना है 0, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, यही आपका एवरेज है, और टाउ इधर v0 बाई 2, यही आ गया आपका v मैक्सिमम। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, यदि ये एक्सलेशन ये आपका लीनियर नहीं रहता तब आप इसको तो भी ये फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन एवरेज निकालने के लिए आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि हमारा इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर जो वैल्यू है उसका सम का 2 ले लेंगे, सम का डिवाइड बाय 2 लेंगे तो एवरेज जैसे निकलता वैसे नहीं निकलेगा। उसका एवरेज निकालने के लिए अलग तरीका, वो किसी और क्वेश्चन में बताएंगे आपको जब वो आएगा, लेकिन ये फार्मूला तब भी वैलिड है, फॉर ऑल एक्सलेशन ये वैलिड है। ये लीनियर हो तो भी, लीनियर ना हो तो भी, लेकिन लीनियर होने का हमारे पास फायदा है, बहुत इजी है इसको निकालना। यदि लीनियर नहीं रहा तो इतना इजी नहीं रहता। ओके, तो इस तरह से अब मैंने आपको 3 मेथड से ये क्वेश्चन निकालने के लिए बनाया, और जो पहला मेथड मैंने आपको बताया उसमें काफ़ी इंटीग्रेशन है, राइट, और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो उसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और ये हमेशा फुल प्रूफ है। लेकिन दूसरे में आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन को ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, और तब ये काफ़ी आसानी से देखिए 2 स्टेप में बन गया था। तीसरा भी वैसे ही है, 2 स्टेप में ही बन जा रहा है। तो दूसरा और तीसरा मेथड काफ़ी इजी है, कैलकुलेशन काफ़ी कम है, बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन इसमें कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जबकि पहला जो है सो सिंपली आपको कैलकुलेशन यूज करना है बनाने के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2, which of the following physical quantity has the same dimension as the energy density? एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो, इसमें से आपको नजर आएगा फोर्स। फोर्स क्या एनर्जी पर यूनिट डेंसिटी है? नहीं। प्रेशर, पावर, मोमेंटम कौन सा आएगा? यदि आप बर्नौली थ्योरम को याद करें तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर क्या है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है। वो कहता है प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये होता है कांस्टेंट। बर्नौली थ्योरम में ही कहता है। ये क्या है? हाफ रो वी स्क्वायर है, ये काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी है। ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे देखिए रो लिखा हुआ है, रो का मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। तो ये मास mgh बाय वॉल्यूम है, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। और ये क्या है? यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है तो ये भी एनर्जी डेंसिटी होगा। ये आपका प्रेशर टर्म है। तो प्रेशर यहाँ से आप देख के कर सकते हो कि भाई दो क्वांटिटी को तुम तभी ऐड कर सकते हैं ना जब उसका डायमेंशन सेम हो। तो यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी है इसका डायमेंशन, तो इसका भी डायमेंशन एनर्जी डेंसिटी होगा, और वो टर्म क्या है? प्रेशर। तो यहाँ से आप इमीडिएटली कह सकते हो कि प्रेशर हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको कोई कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन यदि आपको यहाँ से नहीं हुआ है, नहीं याद आया आपको बर्नौली थ्योरम और इसके केस में, तो आप क्या कर सकते हो? अब निकाल सकते हो। एनर्जी डेंसिटी बोला है तो एनर्जी डेंसिटी को आप पूरा डायमेंशन मत निकालिए और फिर यहाँ से मैच मत कराइए, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल लिखे, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एल क्यू, लेंथ का पावर क्यू। एक तो एल खत्म हो गया, फोर्स बाय एल स्क्वायर, ये क्या होता है? फोर्स बाय एल स्क्वायर में एरिया, डायमेंशन जो है, सो फोर्स बाय एल स्क्वायर में एरिया, यही तो प्रेशर है। ये देखिए, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is placed on a rough inclined plane with angle of inclination theta. ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा है, और m ऑब्जेक्ट जो है सो इसके ऊपर रख दिया गया है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, ब्लॉक है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू एस। अब यही रहने देते हैं, म्यू एस है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप द इंक्लाइन? इधर एक फोर्स लगाना चाहते हैं ताकि ये ऊपर चलने के सिचुएशन में हो। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक अप इन द इंक्लाइन? इधर चलना है इसे, तो इधर चलना है तो इस पर कौन सा फोर्स और लग रहा है? सबसे बड़ी डायग्राम इसका बनाते हैं। पहला फोर्स तो इसका वेट लग रहा है नीचे, ठीक है, और इसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन लगेगा। ये चल इधर रहा है तो फ्रिक्शन इस पर जो लगेगा वो किधर लगेगा? इधर लगेगा। और ये कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि ये चल नहीं रहा है, ये जस्ट चलने को है। मिनिमम फोर्स लगाइए ताकि ये चले, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये एडजस्टेबल फोर्स है। इसका वैल्यू मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम होता है एफएस मैक्सिमम, और ये एफएस मैक्सिमम होता है म्यू एस टाइम एन, एन नॉर्मल रिएक्शन है। इस पर फोर्स जो है ये कांटेक्ट में है इसके साथ में, तो ये इस पर एक नॉर्मल परपेंडिकुलर रिएक्शन लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा जो परपेंडिकुलर है, ठीक है। और कोई फोर्स नहीं है। 3 फोर्स, एक एफ लगाया गया, इसका वेट है, और एक फ्रिक्शन फोर्स है, 1 2 3 और 4 फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन। और इस 4 फोर्सेस के अंडर में क्या है? ये जस्ट चलने को है, इधर बेताब है चलने को, लेकिन चल नहीं रहा है, तो सारे फोर्सेस का एडअप भी 0 होगा। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका है कि हम 2 प्लेन में बात करें, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो एक्सिस आपको दिख रहा है ये वाला y, और एक इधर हम बात कर लेंगे x, ये y एक्सिस जो है। परपेंडिकुलर में हम देखते हैं कोई मोशन है परपेंडिकुलर में, क्या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नहीं, तो टोटल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में 0 होगा। तो टोटल फोर्स कितना है? एक तो n है, और mg का कंपोनेंट इधर आएगा एक, वो होगा mg cos थीटा। ये देखिए थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इधर जिसका जो कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा mg sin थीटा,
एम जी का दो कंपोनेंट, एम जी कॉस साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। अब एम जी को भूल जाइए, अब एम जी नहीं है क्योंकि इसको मैंने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। तो नो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि हम देखते हैं इस डायरेक्शन में, तो क्या देखते हैं कि एन को बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा, क्योंकि इधर कोई मोशन नहीं है, एन को बैलेंस कर रहा है एम जी कॉस थीटा। और पैरेलल डायरेक्शन में मतलब एक्स एक्सिस में यदि हम देखें तो हमें क्या नजर आता है कि यहाँ पर एफ जो है इसको बैलेंस कर रहा है, ये जस्ट चलने चलने को है, इसमें एक्सलेशन नहीं है। मैंने एफ जो है वो एम जी साइन थीटा के इक्वल है, केवल एम जी साइन थीटा नहीं, एम जी साइन थीटा के डायरेक्शन में एफ एस भी लग रहा है, और एफ एस कितना है, वो उसका मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि जस्ट चलने चलने को रेडी है। अब चल जाएगा, थोड़ा सा और लगाएंगे तो चल जाएगा, तो फोर्स जो लग रहा है जो ये दोनों के बीच में होता है उसका मैक्सिमम अब लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ एस का वैल्यू यहाँ से म्यू एस एन लिख देते हैं, एम जी साइन थीटा प्लस एफ एस मैक्सिमम है, तो एफ एस मैक्सिमम कितना हो गया, म्यू एस टाइम्स एन के जगह पर एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और एम जी यहाँ से बाहर कर लिए तो आ गया आपका साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ये आपका फोर्स है, इतना फोर्स मिनिमम चाहिए, इससे ज़्यादा फोर्स दोगे तो इधर एक्सलेशन से चलने लगेगा, और जब एक्सलेशन इसमें रहेगा, जब चलने लगेगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तब तक ही लगता है जब तक रुका हुआ है, और याद रखिए ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का एक कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता है, ये एडजस्टेबल है, जीरो से होते लेकर आपको इतना मैक्सिमम तक हो सकता है, लेकिन एक बार जब चलने लगेगा तो ये खत्म। अब इस पर जो लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इस मैक्सिमम से थोड़ा कम होता है। एनीवे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ऑप्शन नंबर 2, ये आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A body of mass capital M is occupied by a force F is given by F is equal to kT square, where K is a constant, and if the body starts from rest, so T is equal to 0 पर स्पीड कितना है, 0 है, रेस्ट स्टार्ट कर रहा है, व्हाट इज वेलोसिटी एट टाइम t, आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, आपको फोर्स दे दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको हम आपको दो मेथड से बताते हैं, पहले इधर हम मेथड 1 बनाएंगे और इधर हम मेथड 2 बनाएंगे। मेथड 1 जो है वो यूजुअल मेथड है, कैलकुलस यूज करेंगे। देखिए फोर्स यहाँ पर जो है सो कांस्टेंट नहीं है, यदि फोर्स कांस्टेंट होता तो एक्सलेशन कांस्टेंट हो जाता, और एक्सलेशन यदि कांस्टेंट हो जाता तब हम v इक्वल टू यू प्लस एटी का फार्मूला लगा करके उसका वेलोसिटी निकाल सकते थे, ये फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है तो इस फार्मूला को हम नहीं लगा सकते। तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है सो हम कैलकुलस यूज करेंगे। एक्सलेशन कितना हो गया, एक्सलेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास, kT स्क्वायर बाय m। अब देखिए एक्सलेशन टाइम का फंक्शन है, एक्सलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये dt को उधर ले जाइए, मैथमेटिकली आप ये नहीं कर सकते, लेकिन एक दो स्टेप के बाद में वही आता है, ये वाला आता है एक दो स्टेप के बाद में, तो आप कर लीजिए इसको। टाइम t इक्वल टू 0 पर कितना वेलोसिटी है, 0, और टाइम t इक्वल टू t पर पूछा ना उसने, t इक्वल टू t पर कितना वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका लेफ्ट साइड में क्या आया, 1 का इंटीग्रेशन v, और v का अपर लिमिट v दिए और लोअर लिमिट 0 दिए, तो v माइनस 0, उतना आया। राइट साइड में k और m जो है सो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, पावर 1 बढ़ जाता है इंटीग्रेशन में और बढ़ा हुआ पावर से डिवाइड करते हैं, लिमिट रखिए, तो v कितना आया, k t टू द पावर 3 बाय 3m, ये आपका v आया। अपर लिमिट पहले रखेंगे तो वैल्यू बचेगा, और बाद में जब लोअर लिमिट जो 0 रखेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आया KT³ बाय 3m, KT³ बाय 3m, और ये आपका आंसर है 1। तो ये था पहला मेथड। अब चलते हैं दूसरा मेथड पर। आपको मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दो मेथड्स बताकर दिखाऊंगा, राइट। तो दूसरा मेथड क्या है, विदाउट कैलकुलस है, विदाउट कैलकुलस।
तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये फार्मूला लगा लेंगे। अभी अभी आपको मैंने बताया कि एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते, इसका मॉडिफाइड फार्मूला लगाएंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लिख सकते थे यदि एक्सलेशन कांस्टेंट रहता। एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है तब एक जगह पर हम एवरेज लिखेंगे, ठीक है। और एवरेज हम लिखने चले, यहाँ पर u कितना है, इनिशियल स्पीड वो तो 0 है, v इज इक्वल टू 0 प्लस ये एवरेज अभी निकालना है और टाइम कितना पर पूछा है t, तो यही आपका आंसर है, केवल एवरेज निकालना है आपको, राइट। तो एवरेज कैसे निकालें, एवरेज देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है एक्सलेशन है वो कैसा दिख रहा है, टी स्क्वायर है, सम के टी स्क्वायर बाय एम, मतलब सम कांस्टेंट टाइम टी स्क्वायर, कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये हो गया आपका के बाय एम टी स्क्वायर, ठीक है। ये 0 है और ये कोई टाइम टी है। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है, के एम बाय टी स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू कितना है 0, ठीक है। अब एवरेज यदि हम निकालते हैं इसका, एक्सलेशन देखिए स्ट्रेट लाइन होता तो हम सिंपली कहते हैं दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 2, जो पिछले क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तब हम कैसे निकालते हैं, इसका डिग्री कितना है, देखिए ये जो एक्सलेशन लिखे हैं यहाँ पर, इसका डिग्री कितना है, डिग्री मतलब कि जो वेरिएबल है टी है टाइम, उसका पावर कितना है 2, तब इसका एक्सलेशन जो हम लिखेंगे ना उसमें 3 टर्म आएगा, इसमें जितना पावर है उससे एक ज़्यादा आता है। लीनियर के केस में जब स्ट्रेट लाइन रहता था तो 2 टर्म आता था, एक यहाँ वाला एक यहाँ वाला, टी का पावर 1 है तो 2 टर्म आया और 2 नीचे लिखते थे। अभी यहाँ टी का पावर 2 है तो इससे एक ज़्यादा 3 टर्म आएगा और 3 टर्म तो 3 नीचे लिखेंगे, ठीक है। और 3 टर्म लिखना है, कौन कौन सा टर्म लिखें, अब मान लीजिए अभी जनरल हम लिखते हैं, इस टाइम को हम T1 कहते हैं, इस टाइम को हम T2 कहते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू इस T1 टाइम पर जो है उसको हम क्या बोले, A1 बोलते हैं। T1 टाइम पर जो है सो इसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम A1 बोलते हैं यहाँ पर वैल्यू जो है सो, और इस टाइम पर वैल्यू जो है सो A2 कहते हैं। A1 और A2 दोनों को मिला करके हम जो है सो लिखेंगे। देखिए पावर 2 है तो ये दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, A1 टाइम्स A2 प्लस एक तो रुक जाइए, इसका पावर करना है 2 मुझे, एक्चुअली A1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, देखिए क्या करते हैं ना, पहले ए को हम टी के फंक्शन में लिख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ए की जगह पे क्या लिखें, किधर है ए यहाँ पर है के बाय एम टी स्क्वायर, इसका एवरेज निकालेंगे टाइम टी, के बाय एम कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर कर सकते हैं, उसका एवरेज निकालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये है टी स्क्वायर का जो वैल्यू है उसे हमें निकालना है यहाँ पर एवरेज, ठीक है। तो टी स्क्वायर का जो वैल्यू है उसका एवरेज निकालना है, या फिर आपका ये एवरेज निकालना है इस क्वांटिटी का, तो के बाय एम कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है। अब केवल टी स्क्वायर का एवरेज निकालना है, तो टी स्क्वायर का वैल्यू जो है सो यहाँ पर कितना है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू जो है 0 प्लस यहाँ वेल इसको ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो लिखते हैं, उसको उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 टाइम्स 0, उसके बाद में सेकेंड टर्म आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दोनों का पावर, वेल मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर में क्या टी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर जो है वैल्यू T1 है, यहाँ पर वैल्यू T2 है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसे ऐसे, T1 स्क्वायर, देखिए पावर 2, T1 टाइम्स T2 प्लस T2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। 3 टर्म आया, 3 से डिवाइड की, तो यहाँ पर हमें देखिए पहले इस ब्रैकेट के अंदर में देखिए जो एवरेज है उसके अंदर में टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर मतलब कि टी का कितना वैल्यू लेंगे, पहले तो दो तो वैल्यू है इनिशियल और फाइनल का, और ये दोनों से मिला करके हम क्या निकालेंगे, टी स्क्वायर लिखना है ये दोनों को मिला के, लेकिन यहाँ पर पावर जो है सो इसका स्क्वायर करेंगे तब पावर 2 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तब पावर 2 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पावर 2 आएगा। तो ये तीनों टर्म लिखना है। लीनियर के केस में यहाँ और यहाँ जैसे किए थे वो नहीं चलेगा, वो देखिए यहाँ पर है एक और भी, जितना भी पॉसिबल ऑप्शंस हो सकता है कि इसका पावर 2 आए, जैसे 3 रहेगा तो 4 पावर टर्म रहेंगे जिसका पावर 3 आएगा, वो सारे लिखने होंगे, ओके। तो यहाँ पर आपका ए एवरेज आ गया के बाय एम, T1 कितना है 0 है, T1 T2 कितना है 0 टाइम्स T2
खत्म ये भी टर्म। और T2 कितना है, ये तो T है, इसका स्क्वायर हुआ पावर 3। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गया। देखिए K/m, ये वाला K/m यहाँ पर लिखना है, अलग से नहीं है, ये एक एक्सलेशन है एवरेज। और ये वाला टर्म आया आपका T²/3, और ये वाला T तो ऊपर से चला आ रहा है, सो है। तो फाइनली आपको आ गया KTQ/3m, एग्जैक्टली सेम चीज आंसर जो इधर मिला था। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्या है क्वेश्चन? ये ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज पुल्ड बाय ए कांस्टेंट फोर्स F। फोर्स देखिए कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सलेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगा ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये आपका ब्लॉक है, इसको F से पुल किया जा रहा है, और ये रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा। इफ द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के एंड ब्लॉक मूव्स ए डिस्टेंस d, ये यहां से चलकर आ गया यहां तक। ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है वो है d। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ये चल रहा है ना, तो फ्रिक्शन जो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू होता है म्यू के टाइम्स n। और n कितना है, एक इसका वेट है और एक नॉर्मल रिएक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में, और कोई वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। सो दैट टोटल फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में 0 है, इसलिए उस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो n = mg हो गया, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू के n के जगह पर mg, इतना आपको फ्रिक्शन फोर्स पता चल गया। और एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा, F.S या फिर Fs cos थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है Fs cos थीटा। यहाँ पर जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही चल रहा है, तो थीटा 0 हो गया, तो सिंपली आपका Fs है। F कितना है, नेट फोर्स देखना पड़ेगा, ये आपका नेट फोर्स है। उसने जो पूछा है नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक, तो नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक जो है, सो नेट फोर्स जितना वर्क डन किया है वो निकालना होगा। अब नेट वर्क है, फोर्स है इसमें, एक फोर्स राइट में लग रहा है और लेफ्ट में लग रहा है F के, और डिस्टेंस कितना चला है d। यही आपका आंसर है। सिंपली जो है सो आप F का वैल्यू रख दीजिए, F तो F है, स्मॉल f के वैल्यू लिख दीजिए, जो कि यहां से आया है म्यू के एम जी। ये हो गया आपका आंसर, F माइनस म्यू के mg टाइम्स टी। तो ये नेट फोर्स जो है वो हो गया F टाइम माइनस F के, जो कि म्यू के mg है, टाइम्स डिस्टेंस। इतना नेटवर्क डन हुआ है सिस्टम पर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लीपिंग, रोल्स विदाउट स्लीपिंग, ये स्पेशल केस है। जब रोल्स विदाउट स्लीपिंग होता है तो आप v = ओमेगा r लगा सकते हो, और इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो a = अल्फा r निकाल लगा सकते हो। ये फार्मूला आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी, दोनों कोई भी। डाउन इन इंक्लाइन प्लेन, तो ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन। एंगल कितना दिया है पता नहीं, कुछ दिया है। और इस पर जो है सो क्या है, सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड है, वो स्फीयर है। ठीक है, अब ये सॉलिड स्फीयर इस पर जो है सो कैसे चलेगा, रोल करते हुए इधर चलेगा, ठीक है। और उसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके पास दो तरह का काइनेटिक एनर्जी है, एक है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक है रोटेशनल। ये मान लीजिए ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये इसका सेंटर ऑफ मास यदि v से मूव कर रहा है, और ये दोनों में कौन सा रिलेशन है, v = ओमेगा r, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है ट्रांसलेशनल वो है हाफ mv²। ये है हाफ mv² और ये है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से दो ठो आपके पास एनर्जी है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वो फ्रैक्शन पूछा है। रोटेशनल का कितना फ्रैक्शन है काइनेटिक टोटल का एनर्जी का, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए पहले वेलोसिटी कितना होता है जब इस तरह से दोनों मोशन के साथ में कोई ऑब्जेक्ट चलता है, ठीक है। और मान लीजिए ये हाइट h है, तो इसका वेलोसिटी कितना होता है,
यदि ये यहाँ से चलना शुरू कर किया होता और यहाँ पर पहुंच जाता तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होता, यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है वो होता सिंपली 2gh ना। यदि ये पॉइंट पार्टिकल होता तो पॉइंट पार्टिकल होता तो h हाइट नीचे आने से इसका स्पीड कितना होता है, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये आप सिंपली ऐसे देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ इतना हाइट से गिराए हैं नीचे u इक्वल टू 0 से, तो यहाँ पे इसका स्पीड जो है वो है स्क्वायर रूट ओवर 2gh, उसी के स्क्वायर कर दिए। ये क्वांटिटी बिल्कुल वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस रास्ते से आया कि किसी और रास्ते से आया, हाइट इतना नीचे आया है तो इसका वेलोसिटी इतना होगा। ये पॉइंट पार्टिकल के लिए है। लेकिन यदि पॉइंट पार्टिकल नहीं है तो इसका स्पीड कम हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो स्पीड आप देख रहे हो वो है ट्रांसलेशनल। अब इसके पास दो काइनेटिक एनर्जी आ गया, तो शुरू में जो पोटेंशियल एनर्जी आया वही तो कन्वर्ट हो रहा है, कुछ अब ट्रांसलेशनल में कुछ रोटेशनल में। इनिशियली यदि ये पॉइंट पार्टिकल होता तो सारा का सारा काइनेटिक था, ओके, तब ये था v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। लेकिन अब उतना ही एनर्जी शुरू का अब बट गया, कुछ ट्रांसलेशनल कुछ रोटेशनल, तो इसका मतलब है ये कम हो जाएगा ना, ये जो ट्रांसलेशनल है वो कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1/i/m/r²। आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ये है इस ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों है, ठीक है। तो ये भी स्क्वायर आपको पता है और इस केस में निकाल लीजिए पूरा अच्छी तरह से। आई जो है सो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, 2/5mr²। mr² खत्म, इधर आया आपका 2gh और ये आ गया आपका 5 to 7 टाइम्स 5, सो 10gh/7। ये भी स्क्वायर आपको पता होगी, ठीक है। तो भी स्क्वायर पता हो गया तो आपको काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशनल है वो भी पता हो जाएगा, वो कितना होता है, हाफ mv²। ये तो ट्रांसलेशनल स्पीड है, और हाफ mv² m/2 टाइम्स v² का वैल्यू यहाँ पर है 10gh/7, सब मिला के कितना आ गया 5mgh/7। ये रहा आपका काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, रोटेशनल डिवाइडेड बाय टोटल। तो रोटेशनल को लिख सकते हैं टोटल माइनस ट्रांसलेशनल बाय टोटल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, टोटल माइनस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम यदि डिवाइड कर दें 1 माइनस KT/K, 1 माइनस KT/K निकालिए। KT देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, KT कितना हो गया 5/7 mgh, और K टोटल एनर्जी कितना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा जितना यहाँ था शुरू में, हम h के टर्म में लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो एनर्जी कितना है, यहाँ केवल पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक तो है नहीं। टोटल एनर्जी यहाँ पर जो है इसका mgh है, एनर्जी कंजर्व्ड हर जगह इसका एनर्जी mgh ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है h हाइट से नीचे आ गया है तो इतना लॉस हो गया इसका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में, वही इसका काइनेटिक कन्वर्ट हो गया है, वही उसका पास आ गया है एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। और वो काइनेटिक एनर्जी दो तरह का है, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल, दोनों का सम यहाँ पर जो है सो वही होगा जो टोटल एनर्जी है। और टोटल एनर्जी क्या है, शुरू में जो था वही अब भी है, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह इसमें घटा नहीं रहा है। फ्रिक्शन चाहिए इसको रोटेट करने के लिए लेकिन वो घटा नहीं रहा है। तो एनीवे वो टोटल एनर्जी है इसका mgh, यहाँ पर कहीं लिख देते हैं ये टोटल एनर्जी mgh है, यदि यहाँ से स्टार्ट किया था तो, और यहीं से स्टार्ट किया हमने, h के टर्म में लिखा है ना सब चीज। देखिए mgh खत्म हो गया, 1 माइनस 5/7 कितना आया, कहाँ लिखूं, यहीं लिख देता हूँ 2/7, ये आपका आंसर 2/7, ऑप्शन नंबर 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं, 5 नहीं 6 हो गया, ये था 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड u एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये पूरा सिमेट्रिक बना नहीं, सोच लीजिए सिमेट्रिक है। किस स्पीड से फेंका गया, इसको प्रोजेक्ट किया गया u स्पीड से, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल है, ये जो है सो थीटा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है ऑफ ट्रेजेक्ट्री एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर। ये हाईएस्ट पॉइंट जो है वहां पर कितना इसका रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, मान लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट सी है।
यहाँ पे इसका वेलोसिटी किधर है, हाईएस्ट पॉइंट पर? इसका वेलोसिटी जस्ट इधर है। कितना है वेलोसिटी? केवल एक्स कंपोनेंट है, और एक्स कंपोनेंट तो चेंज होता नहीं है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट में वेलोसिटी ही नहीं, एक्सलेशन ही नहीं है। वाई कंपोनेंट में एक्सलेशन है जी, लेकिन एक्स कंपोनेंट में एक्सलेशन नहीं है। तो एक्स कंपोनेंट में इसका जो स्पीड है वो वही रहेगा जो शुरू में था। अब शुरू में देखें तो ये y कंपोनेंट हुआ, ये x कंपोनेंट हुआ। x कंपोनेंट u cos थीटा, y कंपोनेंट u sin थीटा। आप एक वेक्टर लीजिए कि जिस भी डायरेक्शन में आपको इसका वैल्यू चाहिए, इस डायरेक्शन में इसका कितना कंपोनेंट है, u cos, ये वाला एंगल थीटा, तो u है, इधर हुआ cos थीटा, ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, तो इसका कंपोनेंट इधर u sin थीटा। तो ये u cos थीटा जो है सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है तो चेंज नहीं होगा। वर्टिकल, ये मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्सिमम हाइट पर क्या क्या मतलब है, इसका मतलब ये और ऊपर नहीं जा रहा है। तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ऊपर में इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। यदि ऊपर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी रहता तो और ऊपर जाता ना। तो यहाँ पर जो भी वाई है आपका वो कितना हो गया है, 0 है ही नहीं भी वाई, तो इसको लिखना ही बेकार है। तो यहाँ पर इसका वेलोसिटी केवल एक ही डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको आप जो है सो कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट में। इसको भी दो मेथड से बताएंगे। तो पहला मेथड देखिए, हम सर्कुलर मोशन का मेथड यूज करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है एक सर्किल में घूमता है, ठीक है, और इस सर्किल में इसका वेलोसिटी इधर है मान लीजिए, और ए रेडियस इसका यहाँ पर इधर है। ये वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल होता है, और ये रेडियस जो है उस पर ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इस रेडियल डायरेक्शन में ये कैसे घूमता है, क्यों घूमता है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में कोई ना कोई इसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, राइट। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उस कितना होता है, mv²/r। इसको कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होता है, इतना वैल्यू कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा होगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। देखिए ये जो है सो टेंजेंशियल हो गया, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन इधर हो गया नीचे। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, जस्ट mg, और ये mg जो है सो क्या आप इसको देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में कहीं पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, आप सोच सकते हो कि एक तो आपके पास सर्किल है ऐसा, ठीक है, इस तरह का सर्किल है, यहाँ पर एक सर्किल बना सकते हो। ये हो गया आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी, और एक्सलेशन जो है वो इधर लग रहा है, कितना लग रहा है, mg, और यही mg जो है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये टॉपमोस्ट पॉइंट पर, ये टॉपमोस्ट पॉइंट पर सी पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, mg, और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, ये होता है mv²/r। r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। v क्या है, यहाँ पर इसका स्पीड, ये vx। आपका निकल गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया। कितना आया, vx²/g, और vx कितना है, u cos थीटा, तो u cos थीटा का स्क्वायर का g, u² cos² थीटा बाय g, u² cos² थीटा बाय g। ऑप्शन नंबर 2 ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत आसान है, किसी भी पॉइंट पर आपको निकालना हो यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है, और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल रहता है पाथ के, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हो, यहाँ पर एक सर्किल बना सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है सर्किल पर, मैंने सर्किल पर टेंजेंशियल है, और इसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। यहाँ पर mg जो है उसका कंपोनेंट आएगा, इस केस में टोटल का टोटल mg सी डायरेक्शन में आ गया, वो है कंपोनेंट mg का आपको प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर mv सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv²/r। तो vx वहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए कि इस जगह पर वेलोसिटी कितना है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर पता कीजिए। इस केस में वेलोसिटी जस्ट u cos थीटा था, उसको डिवाइड करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर से इधर, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो लिखिए, यहाँ से आपको r निकल गया। तो ये था एक मेथड, राइट। दूसरा मेथड है मैथमेटिक्स वाला मेथड। विथ मैथ जो है मैथमेटिक्स से बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।
किसी भी ये जो आपके पास ये जो टेढ़ा मेढ़ा पाथ है उसके लिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसके लिए हमें जिस भी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, ठीक है, हम क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर? हम निकालते हैं कि उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, स्लोप कितना है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है, उसका 3/2 पावर 3/2, यहाँ इसका स्क्वायर भी होगा और होल का पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय सेकेंड डेरिवेटिव, यही यही देता है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फार्मूला के रूप में आपको याद रखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा था, ठीक है, यहाँ पर आपका स्पीड है यू कॉस थीटा। इस ट्रेजेक्ट्री पर जो है आप देखिए, इस ट्रेजेक्ट्री पर ए जो है सो टेंजेंशियल है, इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, इसको वाई एक्सिस मान लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा, थीटा एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, ये है जो स्लोप, स्लोप मतलब टेन थीटा। यहाँ पर एक लाइन खींचिए उस पॉइंट पर, टेंजेंशियल लाइन, ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, जीरो, पैरेलल हो गया। तो ये कितना आ गया, जीरो, यहाँ पर थीटा ही जीरो हो गया। थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा से कंफ्यूजन होगा, तो कुछ और लिखते हैं, अल्फा लिखते हैं, अल्फा विथ एक्स, ये जीरो है। तो ये खत्म हो गया। तो आपके पास जो बचा वो कितना बचा, केवल बचा 1/d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। y और x में क्या रिलेशन है इस ट्रेजेक्ट्री का, इस पैराबोला का, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसमें y और x का जो रिलेशन होता है, जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, यहाँ पर थीटा ये वाला है जो इसके साथ बनाता है, माइनस जी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है इस पॉइंट पर, दैट्स ऑल। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, एक्स टेन थीटा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, थीटा कांस्टेंट है ये, तो ये वाला टोटल कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं, और इसका 1 हो गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, माइनस ये सारे कांस्टेंट हैं, जी बाय 2 ये सारे कांस्टेंट हैं। क्या वैरी कर रहा है, केवल एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, ये दो दो खत्म, कितना आया, ये आया टेन थीटा माइनस जी एक्स बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये x कहाँ से जाए, यहाँ से इनमें मेजर कर रहे हैं, x मतलब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट बताइए, मतलब आपका r/2 हो गया, राइट। ये r टोटल जो है सो आपका क्या है, रेंज। तो ये है आपका सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव निकल गया, माइनस जी बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स आपका r/2 है, रेंज का हाफ है, जी बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दो को इधर ले आते हैं, और क्या बचा आपके पास, आर, आर का वैल्यू रखिए, आर रेंज, रेंज का वैल्यू कितना होता है, रेंज होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, यही होता है ना। ये आपने पढ़ा होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, साइन 2 थीटा को हम लिख दिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक तो कॉस थीटा यहाँ से खत्म हो गया, यू स्क्वायर भी खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया, जी भी खत्म हो गया, क्या बचा, साइन बाय कॉस टेन थीटा, नहीं एक तो 2 बचना चाहिए कहीं पर, नहीं गलत मैंने किया है, मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, और फर्स्ट डेरिवेटिव पर एक्चुअली जीरो आएगा, यहाँ से देख लीजिए ये सब मिला के जीरो आएगा, लेकिन ये जो मैं निकाल रहा हूँ वो क्या निकाल रहा हूँ, वो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ गया, कहाँ पर, पॉइंट सी पर, वो तो मैंने पहले ही कर दिया है जीरो, देखिए, तो बेकार का मैं यहाँ फिर निकाल रहा हूँ, हमें वो नहीं निकालना था, ठीक है, हमें निकालना था सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये हमने एक्स्ट्रा में कर दिया बेकार में, जो हम जानते हैं ऑलरेडी कि यहाँ पर स्लोप जीरो है, और वही स्लोप जो है सो यहाँ पर मैंने निकाला, वो बेकार में। यहाँ से चलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इधर सेकेंड डेरिवेटिव,
फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव टेन थीटा कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 0। अब यहाँ पर माइनस जी बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आया आपका सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पर आपको हम बता दें ये जो है सो मॉड रहता है, तो आपको रेडियस चाहिए ना, ये डायरेक्शन दिखाता है ऊपर के नीचे, माइनस का मतलब है नीचे, प्लस का मतलब है ऊपर, तो वही दिखा रहा था, तो हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो देखिए आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया जी बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विथ माइनस साइन, और तब आपका रेडियस ऑफ यहाँ से आपको जो क्या मिल जाएगा 1 बाय है ना, ये देखिए यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, और वो भी इसका मॉड, और इस तरह से ये आपको आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है एट द हाईएस्ट पॉइंट। यही पहले भी आया था ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी, अब भी वही आया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। यहाँ पर आर से कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो मैं रेंज लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन द बेस्ट तरीका है आप फिजिक्स यूज कर कीजिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथ का नहीं है, तो आप यहाँ से यूज कीजिए, सर्कुलर मोशन का टेक्निक यूज कीजिए और आप निकाल लीजिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन और यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज 10 सेकेंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? देखिए फोर्स जो है उसको आप लिखिए, तो उसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं, एम एल टी माइनस 2। और इस क्वेश्चन को देखिए, फोर्स का जो है यूनिट दिया हुआ है, ये लेंथ का यूनिट दिया हुआ है, टाइम का यूनिट दिया हुआ है, बचा क्या है, मास, यहीं से निकल जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि एल, ये टी माइनस नीचे है तो हम ऊपर ले जाते हैं, तो इसका यूनिट कितना होगा, यूनिट जो है एम, यूनिट ऑफ एफ टाइम यूनिट ऑफ टी का पावर 2 बाई यूनिट ऑफ, बाकी सब ऐसे ही, यूनिट ऑफ फोर्स टाइम्स यूनिट ऑफ टाइम उसका पावर 2 है, यूनिट ऑफ लेंथ सबके वैल्यू रखिए, यूनिट ऑफ एफ देखिए कितना दिया है 100, यूनिट ऑफ टाइम कितना दिया है, टाइम यहाँ है 10, यूनिट ऑफ लेंथ कितना दिया है 10, एक तो 10 खत्म हो गया, आया कितना 1000 kg, ये आपका आंसर। मास कितना आया 1000 kg, ये आपका आंसर। ठीक, ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये body is projected upward with velocity u. It passes through a point P at height h after time t1 and then after time t2 on its way down. What is the relation between h, t1, t2 and g? ये रहा जमीन आपका, यहाँ से बॉल को फेंका गया है, ऊपर गया और ऊपर जाके यहाँ से रुक गया। हम इसको थोड़ा अलग से दिखा रहे हैं ताकि नजर आए कि वापस आ रहा है, एक ही रास्ता में जाता है, जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आता है। लेकिन मान लीजिए इस पॉइंट P पर जाते समय t1 टाइम में, आते समय t2 टाइम में, यही दिया है। और ये हाइट कितना है, ये हाइट है h। तो आपको क्या बताना है, ये रिलेशन बताना है, ये सब t1 t2 h और किस स्पीड से भेजा गया था u से, इसमें कौन सा रिलेशन होगा सही, ये बताना। तो p यहाँ पर जो है सो कितना टाइम पर ये पहुंचेगा, वो t निकालने हम जाते हैं। कौन सा फार्मूला लगाएं, एस स्क्वायर टी यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ए जो है सो यहाँ पर कांस्टेंट है। ये क्या है, एक्सलेशन क्या है, एक्सलेशन है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो नीचे लग रहा है वो कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, जहाँ पर एक्सलेशन कांस्टेंट होता है वहाँ पर हम 3 फार्मूला लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों फार्मूला हम यूजुअली लगाते हैं जहां पर एक्सलेशन कांस्टेंट रहता है। इस केस में हम सेकंड वाला लगा रहे हैं। s कितना है, ऊपर वाला डायरेक्शन पर पॉजिटिव है, यहां से यहां तक आया। हाइट यहां पर h है, एक्चुअली यहां तक नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने उल्टा समझ लिया। ये p पॉइंट का हाइट जो है सो h है, तो s के जगह पर हमें हाइट लिखना है। यहां से ऊपर तक जाने में कितना हाइट लगा, h, ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव मैंने लिया है,
u कितना है, ऊपर वाला डायरेक्शन में, ऊपर जा रहा है तो प्लस लिखेंगे, किस स्पीड से, u। टाइम कितना लगा, टाइम प्लस माइनस होगा नहीं, प्लस हाफ। एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन नीचे है g, हमारा डायरेक्शन ऊपर में है पॉजिटिव, राइट, नीचे g है तो माइनस g करना पड़ेगा। टाइम कितना लगा, टी स्क्वायर। इसको संभाल के लिखिए, मैंने कि पूरा घुमा फिरा के लिखिए, इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट साइड में ले गए, जी टी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू टी प्लस एच इक्वल टू 0, या फिर आप ऐसे इसको कर लीजिए, टी स्क्वायर माइनस 2 ut बाई जी प्लस 2h बाई जी इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टी, मतलब इसका दो सॉल्यूशन होगा, टी का दो सॉल्यूशन होगा, T1 और T2। ये दोनों T1 और T2 कौन सा होगा, T1 होगा ऊपर जाने वाला टाइम और T2 होगा नीचे आने वाला टाइम। तो ये जो है इक्वेशन आपको दो सॉल्यूशन देगा टी का, एक टी होगा जब हम ऊपर जा रहा है और दूसरा टी होगा जब नीचे आ रहा है। और ये दोनों के बीच में रिलेशन पूछा है, देखिए एक जगह T1 T2 पूछा है, एक जगह T1 प्लस T2 पूछा है, तीन जगह। तो हम यही दोनों निकाल लेते हैं, T1 T2 कितना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, T1 T2 इसका दो सॉल्यूशन है। तो यदि T1 प्लस T2 हम निकालें, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ देयर रूट्स, वो कितना होता है, वो माइनस बी बाई ए होता है। और बी क्या है, बी है टी का कोफिशिएंट, जो कि इस केस में है माइनस 2u बाई जी, और ये वाला माइनस यहाँ लिखिए। ए कितना है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 2u बाई जी आए, ये अल्फा प्लस बीटा हुआ। और T1 T2 ये अल्फा बीटा है, ये होता है सी बाई ए, सी कितना है 2h बाई जी, ए कितना है 1, तो ये दोनों वैल्यू आपको मिल गया। दोनों का प्रोडक्ट जो है सो 2h बाई जी है, प्रोडक्ट यहाँ एक जगह दिया है वो 2h बाई जी है, हाँ यहाँ से तो आप निकाल सकते हो ना, T1 T2 इज इक्वल टू 2h बाई जी, तो ये सही हो गया। आपके पास एक ही सही आंसर है तो बाकी से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि चूंकि मुझे बताना है, आपका काम हो सकता है क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज कर दे, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर देखिए T1 प्लस T2 कितना आया 2h बाई जी। अब एक एक करके हम यहाँ पर रूल आउट करेंगे। ये देखिए T1 प्लस T2 कितना है 2h बाई यू है, जी नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर देखिए T1 प्लस T2 कितना आया, यहाँ पर तो डायमेंशन ही गलत है, 2h बाई जी, ये जो डायमेंशन आपको नजर आ रहा है 2h बाई जी, ये हो गया डायमेंशन इसका L, इसका हो गया LT माइनस 2, मतलब ये हो गया T2। इसका डायमेंशन T2 है राइट साइड में और लेफ्ट में T1 है, तो ये डायमेंशनली ये गलत है। और वैसे भी आप देख लीजिए इसका जो वैल्यू है 2h बाई जी है या कुछ और है, ये देखिए 2u बाई जी है, यहाँ 2h बाई जी है, ये गलत है। ये वाला यहाँ पर सम जो दिखा रहा है वो h बाई यू है, डायमेंशनली ये सही है, लेकिन ये h बाई यू में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर जो हमें मिला है वो 2u बाई जी में मिला है, नहीं h बाई जी है, राइट, h बाई जी है, और इसने किस में लिखा है h बाई यू में। इसका डायमेंशन सही है तो क्या यहाँ गलत है, ये h नहीं है ये u है, मेरा दोनों एक जैसा लग रहा है, ये u है, ठीक है, 2u बाई जी हमारा है, और इसका लिख रहा है h बाई यू, तो चेक करना पड़ेगा ये सही है या नहीं है। कैसे चेक करें, तो देखिए यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh है, आप यदि यहाँ पर ये फार्मूला लगाओ यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh का फार्मूला, तो ये तो रुका भी नहीं यहाँ पर ना, तो ये फार्मूला होगा भी नहीं वैलिड ना, नहीं ये वैलिड नहीं होगा, तो ये नहीं है वहाँ पर, तो ये हमारा आंसर भी नहीं है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि हमारा आंसर हम पहले बहुत पहले ही देख चुके हैं कि ये पहला वाला है,
और यदि आप 100% श्योर हो पहला वाला है तो आप आगे बढ़ो, वहाँ टाइम क्यों वेस्ट करना। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m इज undergoing uniformly accelerated motion in one dimension. Its velocity changes from v1 to v2 over a time displacement delta x. What is the average power delivered to the body during this displacement? तो देखिए यहाँ पर जो है उसका स्पीड v1 से चला गया v2। यदि हम प्लॉट बनाना चाहें, इधर वेलोसिटी है, इधर टाइम t है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन है, तो स्ट्रेट लाइन है। इनिशियल उसका स्पीड कितना है v1, बाद में कितना स्पीड है v2, टाइम कितना लगा, इसको 0 टाइम से स्टार्ट करके t टाइम तक जाते हैं। ठीक है, वो टाइम उसने कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, जस्ट t टाइम है, थोड़ा सा टाइम है शायद। इसमें जो है जो एरिया आएगा वो कितना आएगा एरिया, वो इसका डिस्प्लेसमेंट है, उसने बोला है डेल्टा एक्स, तो क्यों नहीं हम टाइम को डेल्टा टी बोले। ठीक है, अब पूछा क्या, व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर्ड। पावर कितना होता है, पावर होता है फोर्स टाइम वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए फोर्स जो है सो सेम है, कांस्टेंट है हर जगह, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये फोर्स जो है सो कांस्टेंट है। ठीक है, तो एवरेज पावर कहने का मतलब है वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, तो वेलोसिटी का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर आपको क्या करना होगा, फोर्स टाइम, आपको वो करना पड़ेगा कि आप पूरा इधर कहीं बना देंगे, पूरा वर्क डन निकालिए, पावर का एवरेज जो है सो हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय जो टाइम लगा आपको, सो ये पावर होगा। तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा, ये होगा फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या हो गया आपका, यही तो हो गया ना आपका डेल्टा भी, और वो भी एवरेज, यहाँ डेल्टा टी टेंस टू 0 तो है नहीं, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया आपका, तो वही एवरेज वेलोसिटी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो दोनों एक ही चीज है। तो फोर्स कितना है निकालिए, मास टाइम एक्सलेशन, और ए एवरेज भी कितना है, v1 से लेकर v2 देखिए स्ट्रेट लाइन है, तो एवरेज क्या हो जाएगा बीच में, v1 प्लस v2 होल डिवाइडेड बाय 2। मास m है, एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन आप यहां से निकाल सकते हो, एक्सलेशन आप निकाल सकते हो, कैसे निकालें एक्सलेशन, v1 टू v2 जा रहा है, उस समय एक्सलेशन a, इतना टाइम डिस्टेंस गया, हम ये फार्मूला लगा लेंगे, v स्क्वायर स्क्वायर टू यहाँ से, v कितना है फाइनल वेलोसिटी v2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी v1 स्क्वायर प्लस 2, एक्सलेशन कितना है हमें निकालना है, एक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया डेल्टा एस डेल्टा एक्स, तो एक्सलेशन यहाँ से आपको मिल गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एक्स, वही सी वैल्यू यहाँ रखते हैं, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 डेल्टा एक्स, v1 प्लस v2 बाय 2, ये आपका आंसर होना चाहिए। चेक कीजिए कौन सा है, v1 प्लस v2 बाय 2 ये आ गया, मास टाइम v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 डेल्टा एक्स एक्जैक्टली सेम है, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो में इतना ही, कोई डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी के 10 सवाल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।